हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बारी बारी एक बात कहते हैं कि मैं किसान की आय दोगुना करना चाहता हूं। बारी बारी ये कहते हैं कि मैं देश के अन्नदाता को खुशहाल देखना चाहता हूं। पहले कृषि के 3 ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से पूरे देश का किसान जो है लगातार 70 दिन से जहां अपने अपने राज्यों में बैठ करके इन तीनों काले कानूनों का विरोध कर रहा है, वहीं दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर्स लगते हैं, चाहे वो टीकरी का बॉर्डर है, चाहे सिंगू का बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर का है, चाहे वो पलवल का है, चाहे शाहजहांपुर का है, हर जगह पे अलग अलग स्टेटों से किसान जो है 5 वर्ष की उम्र के बच्चे से लेकर के 85 वर्ष के उम्र तक के बुजुर्ग जो है आज अपना घर बार खेत परिवार सब छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री से केवल ये कहने के लिए आया है कि आपका फैसला गलत है। आपने जो 3 कानून बनाए हैं उसकी वजह से कल हमारी जो 2-2, 4-4, 5-5 एकड़ की खेती है वो खत्म हो जाएगी। आप अपना किया हुआ फैसला वापस लो और किसान से किए हुए वायदे को पूरा करो। प्रधानमंत्री की पहली स्पीच जो किसान के लिए थी उसमें उसने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद किसान का कर्जा माफ करेंगे। अपनी उसी स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दूंगा और किसान की फसल का लागत मूल्य उससे उसको 50% ज्यादा दे करके किसान को ताकतवर बनाने का काम करूंगा। जो फैसले जो बात कही थी उनको तो पूरा नहीं किया। ऐसे कानून लागू कर दिए जिसकी वजह से आज जो देश का अन्नदाता है, जो देश का पेट भरने का काम करता है, वो केवल देश का अन्नदाता नहीं, इस देश की सीमाओं की अगर कोई पहरेदारी करता है तो उसी अन्नदाता के घर में पैदा हुआ बच्चा जो है नौजवान होकर के अपनी जिंदगी की परवाह करे बिना अपने घर बार के सुख दुख को छोड़ करके देश की सीमाओं की पहरेदारी करता है, शहादत देता है और देश के लोगों को आजादी में खुले की सांस लेने के लिए उसकी ताकत बढ़ता है। अब जो बजट आया है उस बजट को देखने वाला है। उस बजट के अंदर जो किसान को पहले टोटल जो बजट का पैसा था उसमें से 5.7% जो है कृषि पे खर्च किया जाता था, वो कम था। अगर किसान को खुशहाल बनाना है तो उसके लिए बजट को बढ़ाना पड़ेगा। हम तो ये उम्मीद करते थे कि इस बार के बजट में कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए देश का प्रधानमंत्री जो है किसान के लिए कोई धनराशि बढ़ा करके कैसे किसान की फसल की आय दोगुना इस तरह की योजना बनाएगा। लेकिन हैरानी है उसने 5.7 से 5.10 करने की बजाय 6 करने की बजाय उसको 4.3 पे लाकर के छोड़ दिया। 1.5% पैसा, ये थोड़ा नहीं होता, ये पैसा लाखों करोड़ रुपए बनता है जो अब की बार किसान को कम मिलेगा। केवल वही नहीं, जो 6,000 का एक लॉलीपॉप दिया था देश के किसान को, जो 2-2 हज़ार की किस्त दे करके कहीं किसान को ये लालच दे रहे थे कि हम किसान के बड़े कहीं हमदर्द हैं, हम कहीं किसान को चिंता करने वाले लोग हैं, जिसका 75,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करना होता था वो केवल 200 करोड़ रुपया खर्च किया। और अब की बार उस राशि को कम करके इन्होंने 10,000 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे इम्प्लीमेंट्स बनते हैं जिनके ऊपर हमें सब्सिडी मिलती है, कैसे किसान को सब्सिडी ना मिले, कैसे वो इम्प्लीमेंट्स किसान के खेत तक ना पहुंचे, उसके लिए जहां साथियों करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सरकार की तरफ से खर्च होना होता था, अब की बार वो जो पैसा है उसको शून्य कर दिया। अब की बार 1 नया पैसा किसान को नहीं दिया जाएगा। ये किसान के विरोधी है। आज जिस ढंग से सारे देश के किसान जो है इस देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं ये समझाना चाहते हैं
मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि मिले और वो इसी जो लोकसभा का सेशन चल रहा है इस सेशन के दौरान अपनी गलती को कहीं सुधारने का काम करे और इस किसान को, इस अन्नदाता को मान सम्मान देकर के अपने घर वापस भेजने का काम करे। अन्यथा आज जिस ढंग के हालात हैं, ये मुझे लगता है ये चेष्टा कमाल ये हो रही है कि हमने सुना था कि दुनिया के अंदर कोई भी देश जो है उसकी सीमाओं के साथ लगता है, कोई देश छोटी मोटी शरारत करता है या उसको थ्रेट करता है या उसकी जमीन पे आके कब्जा करता है या वहाँ से घुसपैठ करता है, तो वहाँ कोई ताराबंदी की जाती है, कहीं बाड़ लगाई जाती है, कहीं दीवार बनाई जाती है। ये चीन की सीमाओं के ऊपर कहीं ताराबंदी नहीं कर रहे, कहीं बाढ़ नहीं लगा रहे। रोजाना चीन के सैनिक जो है हमारे देश के अंदर 20-20, 30-30 किलोमीटर के एरिया में आगे आकर के बैठ जाते हैं, फिर बातचीत के जरिए 2-4 किलोमीटर जगह छोड़ करके बाकी को कब्जाने का काम करते हैं। उनसे तो मजबूती के साथ, ताकत के साथ उनको तो अपनी जमीन को वापस लेने की बजाय उनसे कहीं समझौते करते हैं। और दूसरी तरफ किसान जो आज इस देश का अन्नदाता जो है, जो अपनी मांग, जायज मांग के लिए बैठा है, वो दिल्ली में ना घुसे उसके लिए कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती है। एक लहर नहीं 10-10 लहर खड़ी कर दी। गाजीपुर में कहते हैं 10 लहर खड़ी कर दी, जिसके ऊपर सीमेंट की दीवारें बना दी, जैसे हम लोग जो है इस देश का हिस्सा नहीं है। इसी तरह हमारा ये जो बॉर्डर है, सिंघू का बॉर्डर, इसके ऊपर 7 लहर बना करके खड़ी कर दी कि कोई भी इंसान जो है दिल्ली की तरफ जा ना सके। इसी तरह आपके जो इसका बॉर्डर जो लगता है टिकरी का, उसके ऊपर भी 4 लहर की बना दी। तो देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के निर्णय कराने की बजाय हम कोई, ये नहीं है कि इस आंदोलन के अंदर जितने लोग आए हुए हैं, मैं नहीं समझता भी कोई एक भी व्यक्ति इस आंदोलन को हिंसक बनाने का काम करे। सारे के सारे इस आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ देश के अन्नदाता को न्याय मिले इसके लिए लड़ रहा है। तो मैं फिर आपके माध्यम से देश की सरकार से कहना चाहूँगा कि आपको अभी भी नेताओं को बुला करके बातचीत करनी चाहिए और अपनी की हुई गलती को सुधारना चाहिए। 12 दौर की बातचीत करने के बाद भी देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है। मुझे लगता नहीं कि वो समझौते की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो थ्रेट कर रहे हैं। इसलिए किसान को थ्रेट ना करे। किसान ना तो कमज़ोर है, ना किसान ने कभी किसी के आगे जाकर के झोली फैलाई, ना कभी भीख मांगी। किसान ने इस देश को देने का काम किया, लेने का काम नहीं किया। आज किसान की बदौलत ही ये देश दुनिया की तीसरी ताकत बना हुआ है। इस देश का अगर किसान कमजोर हो गया तो फिर ये तीसरी ताकत बचेगी नहीं, फिर ये तीसरी ताकत कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हो जाएंगे। किसान ने ना तो जाकर के मोदी जी से कहा था कि कोई ऐसे कानून बनाओ, ना किसी किसान नेता के साथ बातचीत करी थी। इसलिए मोदी जी को अपनी गलती को सुधारना चाहिए और किसान को फिर से ये संदेश देकर के भेजना चाहिए कि बीजेपी की सरकार जो है वो किसान की अनदेखी करने की बजाय किसान को किए वायदे पूरे करने का काम करेगी। एमएलए पद से इस्तीफा देने के बाद अभय सिंह चौटाला किसान मोर्चे में सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। चौटाला साहब, किसान मोर्चे को कैसे देख रहे हैं आप? कैसे हंगारा, जैसे 26 की घटना के बाद कह रहे थे? तो आज मुबारकबाद देने आया था इनको, जो किसानों को लीड कर रहे हैं, जो किसान यहाँ बैठे हैं, उनको इस बात की बधाई देने आया था कि आपके खिलाफ बड़े षड्यंत्र सरकार ने रचे, लेकिन आप बधाई के पात्र हो कि आप उनके जो रचे हुए षड्यंत्र थे उन्हीं के चेहरों को आपने बेनकाब कर दिया। जो बैरिकेडिंग की जा रही है सरकार की ओर से और काफी नुकसान किया जा रहा है, पत्रकारों पर भी जो काफी हमले हुए हैं, क्या कहेंगे? ये गलत है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। हम डेमोक्रेट हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेट माने जाते हैं। आज इस तरह से अगर देश का प्रधानमंत्री करता है तो देश का नुकसान कर रहा है। आखिरी सवाल, बजट को कैसे देखते हैं? केंद्रीय बजट में काफी कुछ किसानों के, आपने प्रेस वार्ता में भी कहा, केंद्रीय बजट में किसानों के लिए क्या रखा है, उसमें क्या प्रतिक्रम है बजट को लेकर? बजट तो किसान को बर्बाद करने वाला है, इस देश को गिरवी रखने वाला है, इस देश को बेचने वाला है। चौधरी देवीलाल किसान के बहुत बड़े हितैषी थे, इसीलिए उनको किसान का मसीहा कहा जाता है। इस देश में अगर कोई किसान नेता हुए तो सर छोटू राम हुए थे। सर छोटू राम के बाद कोई किसान नेता हुए
तो चौधरी चरण सिंह थे, और उसके बाद किसी को किसानों ने अपना लीडर माना तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। और चौधरी देवीलाल जब भी सत्ता में आए, उन्होंने किसान की भलाई के लिए कानून बनाए। आपको एक चीज कहना चाहूंगा, इस देश में किसी ने भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया था। इसकी शुरुआत जो हुई थी सन 1989 में, चौधरी देवीलाल जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले 87 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हरियाणा में किसान का 10-10 हजार रुपए का कर्जा माफ किया था। वो 10,000 आज 10 लाख से भी ज्यादा है। सुनो, उसके बाद जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त उन्होंने पूरे देश का 10-10 हजार रुपया किसान का, कमेरे का, गरीब का, छोटे दुकानदार का फिर माफ किया। ओलावृष्टि से किसी की फसल खराब होगी, सूखे की वजह से फसल खराब होगी, कहीं कोई अच्छा बीज नहीं होने की वजह से फसल खराब होगी, तो चौधरी देवीलाल ने हरियाणा से शुरुआत करी थी बिल्कुल मुआवजे के रूप में 300 रुपए देना। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਿਗਧ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो हमारा नौजवान इस देश की रक्षा करता है, जो हमारा नौजवान आज देश के प्रधानमंत्री के सामने शांतमय तरीके से अपनी बात रख रहा है, आज उनके खिलाफ केवल मुकदमे नहीं बनाए जा रहे। मुझे भी इस चीज़ की जानकारी मिली कि हमारे यहाँ के जो एजिटेशन पे आए हुए किसान थे, जो युवा बच्चे थे, जो दिल्ली गए ट्रैक्टर यात्रा के दौरान, और जिस रूट से गए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज लापता है। जो पत्रकार कोई कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके बारे में अगर कहीं लोगों तक आवाज बढ़ता है, आज उसको भी दबाने के लिए सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे बढ़ाने दर्ज कर दिए, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करते हैं, 307 के मुकदमे दर्ज करते हैं। इस तरह से किसी एजिटेशन को दबाया नहीं जा सकता। एजिटेशन का हल तो बातचीत का जरिया है। आज ये जो एजिटेशन है, ये विश्व का सबसे बड़ा एजिटेशन है, और पूरी दुनिया में आज तक इतने लंबे समय तक कोई एजिटेशन चला नहीं। एक एजिटेशन इससे पहले चला था, सरदार अजीत सिंह जो थे, सरदार भगत सिंह के, शहीद भगत सिंह आजम के जो चाचा थे, उन्होंने भी कृषि कानूनों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई जो है 8 महीने चली थी, और उसमें किसान जीता था। अब बहुत साधन है, अब किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार है, उनको पता है कि हमारे क्या राइट्स हैं। हम अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। हम कोई ये थोड़ा ही भीख मांग रहे हैं, हम कोई ये थोड़ा ही है मैं उनसे ये कह रहे हैं कि आप हमें कुछ ज्यादा दे दो। तो सरकार ने हम कहते हैं जो हमारे अधिकार हैं आप वो मत छीनो। कोई ऐसे कानून हमारे ऊपर ना ला दो, ना बनाओ जिससे आने वाले समय में किसान अपनी जमीन बेच जाए, किसान उस जमीन से बेघर हो जाए। इस देश के किसान ने पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम बड़ा किया है। पंजाब और हरियाणा का जो किसान है, उसने पूरी दुनिया में जाकर के लोगों को खेती करनी सिखाई है। जिन मुल्कों के अंदर खेती की ABCD का पता नहीं था, उन मुल्कों में जाकर के किसान ने जंगल काट करके वहाँ खेती करके। ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਇਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲੌਕ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਡੈਡਲੌਕ ਆਇਆ ਪਿਆ। जो आंदोलन करने वाले होते हैं उनको तो सरकार का बुलावा ही आना चाहिए। सरकार बातचीत के लिए बुलाए, और सरकार अगर बातचीत के दरवाजे बंद करे तो फिर सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उनको दोबारा से बातचीत के लिए निमंत्रण दे। और बातचीत का दरवाजा, और एक मिनट, बातचीत का दरवाजा किसी और ने बंद नहीं किया। जो मुझे जानकारी है, जो लास्ट बातचीत थी 12वें दौर की, उसमें कृषि मंत्री ने सभा में आकर के ये कहा था कि विज्ञान भवन जो है अब इस बातचीत के लिए सदा के लिए बंद हो गया। तो बंद उन्होंने किया, उन्हीं को खोलना चाहिए। सरकार का काम क्या है? लोगों की बात को सुनना, लोगों की कठिनाई को ठीक करना। अगर सरकार को लगता है कि भी हमने कोई गलत फैसले कर लिए तो उसको ठीक कर ले, क्या दिक्कत है? कारपोरेट घराणियां दा सरकार ने कहा कि हमने गेहूं का भी डबल कर दिया, चावल की जो है उसकी खरीद का है उसके लिए भी बजट डबल कर दिया। मैंने आपको बजट के बारे में बड़ा खुल करके बताया है।
कोई भी आदमी उनका किसी भी मंच पे आकर के मेरे साथ इस विषय पे चर्चा कर सकता है। किसान की खेती के लिए इस देश के टोटल बजट में से 5.7% पैसा खर्च होता था, जिसको इन्होंने खत्म करके 5.7 की बजाय 4.3 कर दिया। 1.5% पैसा कम मिलेगा। फर्टिलाइजर जो है उसकी सब्सिडी खत्म कर दी इन्होंने, डीजल महंगा कर दिया इन्होंने। उसके अलावा जो 6,000 रुपया किसान को कहीं सरकार 2-2 हजार करके 3 किस्तों में दे रही थी, जो एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। स्टेट की सरकारें तो 15-15 हजार रुपया दे रही है और केंद्र की सरकार जो है 6,000 रुपये, वो भी किस्तों में। 6,000 रुपये से आप मुझे बताओ कौन से किसान का साल का काम चल जाए? किसी पे 4 किले जमीन है, 24,000 रुपया बढ़ा, 1 महीने का खर्चा है, तो क्या करेगा किसान? सरकार ने ਜਿਹੜੀ बैरिकेडिंग की है वो बैरिकेडिंग डर के की है या डराने लिए की है? ये जो बैरिकेड्स गिरे हैं उससे हमारी बदनामी पूरी दुनिया में होगी जी, और सरकार की होगी जी, किसान की नहीं होगी जी। किसान ने तो इस बैरिकेड से आगे भी पैर नहीं रखा अब तक। जो इन्होंने यहाँ बैरिकेड्स लगा दिया और कह दिया कि आप इससे आगे एक कदम नहीं आओगे, आप बताओ बिना उनकी परमिशन के कोई एक कदम भी रखा? अगर ट्रैक्टर यात्रा लेकर के गए तो पहले उनके साथ बातचीत करी, पहले परमिशन उनसे ली, उनके बताए हुए रास्ते पे गए, तो सरकार ने जो उनसे कहा, किसान से कहा, वो किसान ने किया। अब सरकार को भी सोचना चाहिए। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।